किस प्रकार से हमें जाना चाहिए। मोटे तौर पर मैं एक्सपर्ट नहीं हूं, मैं आपके जैसे ही एक हूं, मैं अपना चिंतन आपके सामने रख रहा हूं। जो अच्छा लगेगा उसको स्वीकार करिए, नहीं तो आप उसको आप सोच कर अलग बनाइए, वो भी चलेगा। मुझे ऐसा लगता है कि मोटी तौर पर दो बातें हुई है, एक अर्बन इकोनॉमी अलग है और रूरल और एग्रीकल्चर इकोनॉमी अलग है। तो शरद जोशी उसको कहते हैं ये इंडिया की इकोनॉमी है, ये भारत की इकोनॉमी है। अब सही यह है कि गरीब गरीब होते जा रहा है, धनवान धनवान होते जा रहा है, एग्रीकल्चर निग्लेक्ट हो रहा है, हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट हमारे कारागिर जो कुछ है वो समाप्त होते जा रहे हैं और धीरे धीरे गांवों की स्थिति बहुत खराब होती जा रही है। ना स्कूल है, ना हॉस्पिटल्स है, ना सिंचाई की व्यवस्था है, न सीड बराबर मिल रहा है, ना फर्टिलाइजर है, किसान कर्जे के बोझे में है, लाखों किसान आत्महत्या कर रहे हैं और बड़े प्रमाण पर माइग्रेशन एग्रीकल्चर रूरल सेक्टर से अर्बन सेक्टर की तरफ आ रहा है, जिससे अर्बन सेक्टर के प्रॉब्लम और बढ़ रहे हैं। तो ये जो डिस्क्रिमिनेशन हुआ है उसके परिणाम बहुत गंभीर है। तो मुझे लगता है इसकी एक बार चिंता करेंगे हम आगे जाते समय कैसा इंटीग्रेटेड अप्रोच लें कि जिससे हमने जो डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, डिस्पैरिटी निर्माण हुई, उसको हम कम कैसे कर सकें। दूसरी बात मोटी तौर पर मुझे लगता है कि हम हमारा एम्स एंड ऑब्जेक्ट में 2-3 बातें निश्चित करें। पहली बात हमको यह तय करें कि हम एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल कैसे बढ़ा सकते हैं। जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के इकोनॉमिक्स में उनका प्रिंसिपल था कि वी वांट मैक्सिमम प्रोडक्शन, ये उनका मिशन था। उन्होंने बड़े बड़े उद्योगों को खड़ा किया, तो सही भी है, करना भी चाहिए। पर गांधी जी अक्सर कहते थे वी वांट मैक्सिमम प्रोडक्शन विद द इन्वॉल्वमेंट ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन्स। अब ये कहते समय मैं टेक्नोलॉजी के फेवर में हूँ, मैं मॉडर्नाइजेशन के फेवर में हूँ, मैं कंप्यूटराइजेशन के फेवर में हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैक्सिमम प्रोडक्शन विद द इन्वॉल्वमेंट ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन, इसका मतलब तुम टेक्नोलॉजी को छोड़ दो और मशीनें बंद करो और लोगों को काम बांट दो। दैट इज नॉट द स्पिरिट ऑफ माय आर्गुमेंट। ये तो होना चाहिए, दुनिया के हिसाब से हमको मॉडर्नाइज बनना पड़ेगा, इसमें कोई सवाल नहीं। पर हमारा इंफोसिस इस पर रहना चाहिए कि हम एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल कैसे खड़ा करें, पर कैपिटा इनकम और एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट कैसा खड़ा करें। गुजरात में अगर 14% एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट है तो देश का एवरेज एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट 2 और 2.5% पर है। क्या मतलब आता है, क्यों नहीं हो रहा है? दिन ब दिन एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट नीचे जा रहा है, तो इसके लिए क्या करना चाहिए? और एग्रीकल्चर और रूरल सेक्टर में ऐसा किया जा सकता है, ये ग्रोथ रेट बढ़ सकता है। गुजरात में बढ़ा है, बाकी राज्यों में क्यों नहीं बढ़ सकता? मेरे समझ में नहीं अभी तक इतने बड़े बड़े नेता देश में हुए, मैं बहुत दिनों से इस बात को कह रहा हूं कि वाटर ये सही में की ऑफ सक्सेस अगर हुई तो पानी है। हमारे यहाँ वाटर जो इरिगेशन जो है वो सब्जेक्ट स्टेट का सब्जेक्ट है और स्टेट के पास बजटरी बहुत कमी है और इरिगेशन को प्रायोरिटी नहीं है। और जिसके कारण मैं परसों एक स्टेट में गया था, बड़ा डेवलप स्टेट है, बहुत इन्वेस्टमेंट ला रहे, 4 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट और सब बात हो रही है। मैंने एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट पूछो, इरिगेशन पोटेंशियल पूछा, तो मुझे समाधान नहीं हुआ। मैंने कहा देखिए आप इधर बढ़ रहे हैं और एक तरफ इधर आपका ध्यान नहीं है, इधर आप ध्यान नहीं दोगे, अगर इक्विलिब्रियम आप करें तो आपके अर्बन प्रॉब्लम और कॉम्प्लिकेटेड बन जाएंगे। जो मुंबई हुआ, कलकत्ता हुआ, चेन्नई हुई, दिल्ली हुई, वही होगा। अर्बन ग्रोथ सेंटर्स शहरों के नजदीक बड़े बड़े हो जाएंगे, स्लम्स बड़ी बड़ी खड़ी हो जाएगी और गांव पूरे उजड़ जाएंगे। तो मुझे लगता है कि हमको ये देखना पड़ेगा कि एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल बढ़ाना है और दूसरी और पर कैपिटा इनकम एज पर एज द पुअर रूरल एग्रीकल्चर सेक्टर में जो है, जो ट्राइबल्स है, जो फार्मर्स है, जो वहां के लेबर्स है, उनके जीवन को हम सुसह्य कैसे बना सकते हैं, उनको हम लोग अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा दे सकते हैं। अब इसमें एक बात है जिसके बारे में मैं अक्सर वो बात कहता हूं, मुझे पता नहीं बीजेपी में तो उसमें अलग अलग ओपिनियन हो सकते हैं। पब्लिक प्राइवेट इनिशिएटिव को हमने टैप करना चाहिए। जो इन्वेस्टमेंट है गवर्नमेंट की बजटरी इन्वेस्टमेंट, वो प्रायोरिटी कौन सी होनी चाहिए? अभी दिल्ली में इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना, ये 70,000 करोड़ के कॉमनवेल्थ गेम, ये हमारी प्रायोरिटी नहीं। अगर इसके बजाय अगर हम लोग एक एक जिले में और एक एक गांव में अगर उसको डिसेंट्रलाइज करते तो शायद उसका और अच्छा उपयोग हो सकता है।
किसी में भी करना चाहिए, ऐसा नहीं। पर मुझे ऐसा लगता है कि हम लोगों को ये सोचना पड़ेगा कि बजट का जो पार्ट है उसकी प्रायोरिटी क्या है। कभी कभी रोड में अभी बीओटी एनओटी सब आ गया। जब पहला प्रोजेक्ट मैंने शुरू किया बीओटी में तो बड़ा क्रिटिसाइज हुआ। मुझे वही लोग पूछते थे कि अब सरकार भी बीओटी पर कब दोगे, ऐसे सवाल पूछने वाले लोग अब हमारे यहाँ महाराष्ट्र में बीओटी के सिवा दूसरी बात नहीं करते, क्योंकि पर्याय नहीं है, ये कोई अच्छी बात नहीं है। पर आपको अगर रूरल रोड कनेक्टिविटी को अगर पैसा देना है तो इंस्पायरेशन बिहाइंड प्राइवेट पब्लिक इन्वेस्टमेंट इज गिविंग मोर प्रायोरिटी टू द रूरल एंड पुअर सेक्टर ऑफ द सोसाइटी। जो नक्सलाइट जिस क्षेत्र में है, जहाँ किसान आत्महत्या कर रहे हैं, जहाँ के युवा फ्रस्ट्रेट हो गए, निराश हो गए, वहां हम लोग एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल बढ़ाने के लिए बजट का उपयोग कर सकते हैं। और जहां हम लोग पब्लिक प्राइवेट इनिशिएटिव से जिसका इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न 14-15 के ऊपर आ सकता है, ऐसे अनेक प्रोजेक्ट्स हम लोग चला सकते हैं। अगर कोई भी सेक्टर है, तो उदाहरण के लिए आपको बताता हूँ कि मैंने आयरन निकाला था स्मशान भूमि का। एक आदमी को लकड़ी से जलाने के लिए कितना पैसा लगता है, लकड़ी और वो बोरी लगाकर, उसको इलेक्ट्रिक से जलाने के लिए कितना लगता है और डीजल से जलाने के लिए कितना लगता है। एक आदमी जलता है तो एक झाड़ जलता है। तो मैंने कहा कि इतने बड़े ये सब कॉर्पोरेशंस मेंटेन करती है, तो इसका इकोनॉमिक्स कैसा होगा। तो हमने एक बहुत अच्छे 3 स्टार जैसे स्मशान भूमियां बनाई। तो मैंने उसका स्टडी किया, तो उसको पूछा कि कैसा क्या इसमें कितनी बॉडी आती है। बोले था 5-7 तो रोज आती है। बोले तो जब धूप और पानी दोनों चलता है तो सीजन अच्छा रहता है, 15-16 तक जाता है। तो उसकी भाषा में वो बता रहा था। तो उसको मैंने कहा कि इसका इकोनॉमिक्स क्या है। तो डीजल से अगर जलाएंगे तो खर्चा आता है करीब 950, इलेक्ट्रिक से करेंगे तो 800 और लकड़ी से करेंगे तो 1500। अब उसका राउंड फिगर करके अगर किया और रोज अगर उसमें इकोनॉमिक्स निकाली तो 5-7-10 हजार की रोज की कमाई है। तो उसके लिए कारपोरेशन का पैसा क्यों खर्चा करें। किसी चैरिटेबल ट्रस्ट जो हिंदू समाज के उनको उनकी स्मशान भूमियां दें, जो कब्रस्तान क्रिश्चियन के उनको चलाने के लिए अच्छी तरह से दे दे ताकि वो उसको चलाए। तो धीरे धीरे ऐसे कितने सेक्टर्स हैं जिसमें पब्लिक प्राइवेट इनिशिएटिव को इंकरेज किया जा सकता है। जैसे आप इंडस्ट्री की बात करते हैं कि इंडस्ट्री में हम लोग कहते हैं कि ABCDE कंसेशन देते जाते हैं। मुझे लगा कि हम लोग एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को और हॉस्पिटल्स को क्यों कंसेशन देते। अभी जैसे अर्बन एरिया में हमारे स्टेट में है, जो हॉस्पिटल बनाता है उसको 4 FSI मुंबई में मिलता है, उसमें से 20% कमर्शियल बेचा जाता है। मैंने अभी 9 प्लॉट्स की एक स्कीम नागपुर में तैयार की कि 20% अगर बेच दिया जाए तो कुछ प्लॉट अच्छे है जहां प्राइम लोकेशन पर है, जो हॉस्पिटल के रिजर्व है, तो 20% से बिल्डिंग भी फ्री ऑफ चार्ज बनती है और इक्विपमेंट भी आ जाएंगे। ऐसे कुछ प्लॉट जिसमें MRI से लेकर पैथोलॉजी लेबोरेटरी से लेकर एक्सरे मशीन तक सब उसी पैसे में हो जाएगा अगर उसको 20% बेच दिया। और वही एक्सरे अगर 10 रुपए में, पैथोलॉजी 5 रुपए में और अच्छे स्टैंडर्ड की फैसिलिटी अगर गरीब को मिलती है तो कारपोरेशन दे सकती है, नगर पालिका दे सकती है। जितना हम डिस्ट्रिक्ट और तालुका लेवल पर जाएंगे, जो हॉस्पिटल जाएगा उसको लैब बुक फ्री ऑफ चार्ज मिलेगी, जो वहां हॉस्पिटल डालेगा उसको 35% इंसेंटिव मिलेंगे, हॉस्पिटल डालेगा उसको, जो तालुका के आगे जाएगा उसको इंटरेस्ट फ्री लोन मिलेगा, जितना इक्विपमेंट लेंगे उसमें सेल टैक्स एक्साइज फ्री होगा। प्रॉब्लम यह है कि सरकार फैसिलिटी दे नहीं सकती और अच्छी फैसिलिटी अगर हम लोगों को देंगे तो कंपटीशन बढ़ने से गरीब का भी फायदा होता है। अभी मुंबई के लोकल में लगे हुए हैं कि हार्ट का ऑपरेशन करना है 60,000 रुपए में होगा, क्योंकि कैथलैब लाने वाले पहले बिल्कुल सिलेक्टेड थे, वो 2.5, 3 और 5 लाख लेते थे। अब इतनी कैथलैब हो गई कि कंपनी और बढ़ा दो कैथलैब ताकि डॉक्टर घूमे रोड पर, ये हम करेंगे, हमारे पास हो, हमारे पास स्थिति पैदा करो, अल्टीमेटली लोगों का फायदा है। आइए अभी विशेष रूप से मुझे ऐसा लगता है कि मोर कंपटीशन मोर बेनिफिट टू द कंज्यूमर। अभी जैसे उदाहरण के लिए एयरलाइंस जो अलग अलग तैयार हुई, उसमें जो साधारणतः हमारे पहले जो रेट्स थे, कंपटीशन आई, रेट कम हुए, कंज्यूमर को बेनिफिट हुआ उसमें।
आप मुझे बताइए कि ट्रंकॉल करके तो पहले हमको 60 रुपए नागपुर से दिल्ली बात करने के लगते थे, 40 पैसे में बात हो रही है। अब धीरे धीरे मोर कंपटीशन, मोर बेनिफिट टू द पुअर पीपल। दूसरी बात, सरकार अभी 70,000 करोड़ के हवाई जहाज 60,000 रुपये क्यों लेती है? ये पैसा बचाकर हम लोग प्रायोरिटी सेक्टर में, कोई अगर यही पैसा अगर इरिगेशन पे खर्चा होता तो 1 एकड़ को पानी मिलता तो 2.5 गुना एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ता। अभी हमारे देश में जो गवर्नमेंट स्टैटिस्टिक्स बताते हैं कि 58,000 करोड़ अनाज हर साल चलता है। अब केवल इतना भी किया हमने कि जो गोडाउन्स की स्कीम अगर सब गांव में गई, अभी 1/3 ऑफ द फूड ग्रेन को रखने के लिए गोडाउन्स आए। अगर हमने रूरल सेक्टर में गोडाउन्स भी तैयार किए तो इस सेक्टर में मेरे हिसाब से करीब 90,000 करोड़ से ज्यादा इन्वेस्टमेंट आ सकती है, जो ग्रामीण लोगों को एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो सकती है, जिसमें से वो अपना सोयाबीन गेहूं गोडाउन में रखे, एक स्लीप ले ले और उसके अगेंस्ट बाजार का जिस दिन का भाव होगा उसमें 70%, 75% उसको तुरंत बैंक उतना लोन दे दे, तो वो किसान को उसका जो आगे का रेट बढ़ते उसका फायदा उसका। अभी जैसे हमारे यहाँ राइस की स्थिति इतनी खराब हो गई है, 10 रुपए किलो तक है, क्योंकि एक्सपोर्ट बंद हुआ है, मार्केट नहीं है। अब राइस वाले राइस मिल बंद पड़ गई। अब वही अगर ये गोडाउन तैयार हो गए गांव में तो वो रख पाएंगे, उनको रखने के बाद उनको स्टोर करने की कैपेसिटी होने के कारण मुझे लगता है कि उनको लोन मिल जाएगा, उनका काम भी चलाएगा। अब जहां जहां ऐसी इन्वेस्टमेंट हो सकती है ऐसे सेक्टर बहुत है। एजुकेशन में हमको अच्छा लगे कि बुरा लगे, आज एजुकेशन के लिए जितना एक्सपेंडिचर चलना चाहिए वो सरकार किसी का भी हो उतना हम नहीं दे सकते। अगर प्राथमिक एजुकेशन को हमने प्रायोरिटी दी तो उसी को तो पूरा पैसा हम दे नहीं सकते, तो हायर एजुकेशन के लिए बजट से कहां पैसा दें? मुझे लगता है ये अच्छी बात है कहने के लिए, जब हम सत्ता के बाहर रहते हैं कि 10% ऑफ द एक्सपेंडिचर एजुकेशन पर करिए, इतना एग्रीकल्चर का बजट करिए। हम लोग कहते हैं, भाषण करते हैं, और जब बजट बनाने वाले जो लोग, इसे यशवंत जी को पता होगा, जब उनके में कंस्ट्रेंट रहते हैं तो इट इज वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि उनको सभी बातों का विचार करना पड़ता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि एजुकेशन, हेल्थ, टूरिज्म, रोड, पावर, इवन इरिगेशन में भी कुछ प्रमाण के मॉडल्स हमने तैयार किए। उदाहरण के लिए हमारे ऐसा हुआ वेस्टर्न महाराष्ट्र में कि कुछ प्रोजेक्ट बंद पड़े, तो मैंने उनको कहा कि ऐसा हम मॉडल तैयार करेंगे कि ये जो प्रोजेक्ट बंद पड़ा है उसको अगर हमको 70% और पैसा लगता है, 30% काम हुआ है, तो 30% इक्विटी हम सरकार की मानेंगे और प्राइवेट वालों को बोले कि आप ऐसा करिए, डैम को पूरा करिए, बाद में कैनल्स भी आप ही तैयार करिए। इसके साथ अगर 2-3 शुगर फैक्ट्री और इरिगेशन का फायदा, तो पानी आप ही बेचिए, वहां जो फिशरीज का बिजनेस होगा उसका रेट आपका रहेगा, पानी का जो रॉयल्टी वो भी आपकी रहेगी, और जो वहां फैक्ट्रीज खुलेगी, समझो शुगर फैक्ट्री खुलेगी, तो जो सेल टैक्स है, एक्साइज है, मोलाइसेस से अगर वहां और कोई डिस्ट्री शुरू हो गई तो वो सब हम आपको दे देते, आपके नाम पे एक्स्ट्रा अकाउंट खुलेगा, वहां उस एरिया में जितना जमा होगा उतना आपको मिलेगा। और जब आप इसको कर रहे हैं तो स्टील, सीमेंट, 40% ऑफ कॉस्ट स्टील और सीमेंट की है, उसको टैक्स एग्जम्प्टेड करेंगे, और जो स्टोन क्रशर, सैंड लगती है वो रॉयल्टी फ्री करेंगे। यानी उसको केवल अर्थवर्क करने के लिए डिफर पेमेंट पर उसको कहेंगे कि उतना तुम करें, उसमें उसको डीजल लगता है, तो डीजल के लिए जो टैक्सेस है वो हम माफ कर देंगे, उतना डीजल आप काम करेंगे उतना डीजल आपको टैक्स, कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगी। कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगी तो IRR बढ़ाने के लिए उसका उपयोग होगा। अब ये कोई एकदम अच्छी बात नहीं है, पर एक आधे बार 1.5 एसेट 10-10 साल